अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के मामले का ड्रॉप सीन हो गया है? हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए। साथ ही साथ आज साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हमेशा से यही कहता था कि मुज़ाकरात करो, अब अगर कोई पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का यह कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी का आगाज 14 दिसंबर से हो जाएगा। इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का भी कहना था कि गैर रस्मी गुफ्तगू का मतलब यह नहीं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। गुज़िश्ता रोज यह खबर सामने आई थी कि पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई है, जिसमें मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम जो है इस्तेमाल करने पर इत्तफाक हुआ है। ताहम बाद में वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिद ने पीटीआई से राब्तों और किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। उनका यह कहना था कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ की असद कैसर से कोई मुलाकात नहीं, पीटीआई के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं। हम आज गए सरदार अयाज सादिक साहब के घर ताजियत के लिए, तो उस वक्त असद कैसर साहब वहां मौजूद नहीं थे, ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई आमना सामना हुआ। तो मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं। ताजियत करने बहुत से लोग आ रहे हैं, वहां पे जरूर हमारे पार्टी के रहनुमाओं की उनकी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, मगर बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहा जाए कोई बातचीत का आगाज हो गया है, नेगोशिएशन शुरू हो गई है, तो इसमें हकीकत नहीं है। सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही हुकूमत से, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पीटीआई क़यादत राब्ता करेगी तो हमारी पार्टी की जानिब से जवाब मुस्बत दिया जाएगा। अब क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात को कोई इम्कान है? क्या इस मामले पर कोई पेशरफ्त है? और अगर ऐसी कोई बात ही नहीं तो फिर ये सारा मामला जो है वो क्या था? और इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला, जिसको हुकूमती वज़रा बार बार तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहे हैं, ये मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगा? इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि राब्तों की तो सारी तरदीद कर रहे हैं अभी तक, लेकिन कह ये रहे हैं अच्छा होगा अगर कोई राब्ता होगा, तो फिर ये बात सारी आपके ख्याल में कहां से निकली है? ये क्या मामला हुआ कि एकदम से ये गुफ्तगू होनी शुरू हो गई कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात को शुरू होने जा रहे हैं या हो रहे हैं? तो ये ऐसे हुआ कि देखें जिस दिन इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी, तो ऑब्वियसली उसके बाद ये जमगोइयां शुरू हो गई। उसके बाद जिस वक्त अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि वी आर रेडी टू टॉक टू एवरीबडी एंड एनीबडी, चाहे वो इंसान हो या फरिश्ते हो, तो मैं ये समझता हूं कि फिर लोगों को स्पेस मिल गया चीजों को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में शेप अप करने के हवाले से। और अनफॉर्चुनेटली उसमें फिर हमारे जो दोस्त सनसनी फैलाना चाहते हैं या वो खबर से पहले दौड़ के खबर उठाना चाहते हैं, उन्होंने चीजें कई जगहों पे बगैर तहकीक के जो है उनको किसी और रंग में पेश किया। इसी असना में आपको पता है कि स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनकी सिस्टर जो है उनकी डेथ के हवाले से बहुत से अपोजिशन के रहनुमा, खुसूसन हमारी पार्टी के, वो वक्तन फवक्तन उनके पास अफसोस के लिए और ताजियत के लिए जो है वो जाते रहे। और इसी असना में ऑब्वियसली उनकी अपनी पार्टी के भी, अयाज सादिक साहब की पार्टी के भी वो लोग जो एपरेंटली ये बताया जाता है कि वो मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव है, वो भी वहां आते रहे, और जो पॉजिटिव नहीं है वो भी वहां आते रहे। तो वहां अगर बैठ के ताजियत के दौरान अगर किसी की कोई गैर रस्मी गुफ्तगू हो गई, तो उसको अगर कोई ये समझता है कि ऑफिशियल डायलॉग स्टार्ट हो गया है, ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू हो गई है, तो मैं ये समझता हूं कि वो मिसलीडिंग है इस किस्म की। अच्छा, आज मीडिया के ऊपर चल रहा था कि शायद आज, क्योंकि बड़ा दिन पूरा यही गर्मा गर्म खबर रही कि आज भी असद कैसर साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो उनकी को मुलाकात हुई है। तो मैं आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं अभी उनसे ही गुफ्तगू खत्म करके मैं आपके पास बैठा हूँ। तो आज फिर, और उससे पहले मैंने ट्वीट भी कर दिया कि किसी किस्म का कोई राब्ता आज भी दोनों अतराफ की तरफ से, बाज़ाब्ता राब्ते की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मल इनिशिएशन या फॉर्मल नेगोशिएशन जो डायलॉग है वो इस वक्त तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है।
अच्छा, ठीक है। लेकिन शेख साहब, राब्ते तो रहते हैं, कहीं ना कहीं पर कोई बातचीत होती रहती है, कोई कम्युनिकेशन की मैं कह रहा हूं, डायलॉग नहीं, मतलब डायलॉग या नेगोशिएशन नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन तो जो है वो कम्युनिकेशन रहती है। हाँ जी सर, कम्युनिकेशन रहती है, एंगेजमेंट रहती है। एंगेजमेंट के सिलसिले जब चीजों पे शिद्दत आती है तो ब्रेक हो जाते हैं, बट व्हेन यू आर इन द सेम हाउस तो वो एंगेजमेंट जरूर रहती है। और खसूस एक गवर्नमेंट है और जिसने ये सारी फस्तायत और ये सारा मामला जो 26 के हवाले से हुआ है, और दूसरी तरफ हम हैं जो मजलूम है और जो एक आईनी हक इस्तेमाल करते हुए वहां पहुंचे थे, तो एंगेजमेंट कम्युनिकेशन का ना होना तो बिल्कुल ही फिर एक अगला वो हो जाता है। वो देखिए, वो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, मेरी सर मेरी तरह गुजारिश सुने ना, वो मैंने इस वजह से आपसे पूछ रहा था क्योंकि ये भी खबरें आई कि तहरीक इंसाफ लचक दिखाने को तैयार हो गई है, जो धांधली वाला मामला है उस पर भी, और फिर जो गिरफ्तार लोग हैं उनके हवाले से भी। और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप एक कमीशन बना दें जो है वो तहकीकात के लिए, तो बस हम उस पर राजी हो जाएंगे। सर ये कोई ऐसी लचक वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब ने, जैसे उमर अयूब साहब को इन्होंने इल्लीगली अनलॉफुली डिटेन किया था, उसी दिन उन्होंने एक बयान जारी किया, एक हुक्म फरमाया जिसके तहत उन्होंने ये कमेटी भी तश्कील दी और उसके TORs भी उन्होंने बता दिए कि 9 मई और 26 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनमें असीरान की रिहाई प्लस एक हाई पावर जुडिशियल कमीशन। तो वो जो मुज़ाकरात हैं उनकी कंडीशन जो थी वो यही थी कि इन दो नुकात के ऊपर जो है वो बात करने के लिए if somebody wants to talk, these are the people whom they should talk to। तो इसमें मैं नहीं समझता कि लचक है। हम तो दोबारा इंसाफ मांग रहे हैं इस मुल्क की मीडिया से भी, और अपने आप अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं इस मुल्क की मुकन्नना के सामने भी। और हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार है, जो इसकी जिम्मेदार है, इसको चाहिए कि ये फौरी इन चीजों को एड्रेस करे, वरना मामलात इनके लिए आज न से ही कल ना कल, देखें चीजें जो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाती हैं, न कब्रों ने कहीं चले जाना है, न मुद्दइयों ने कहीं चले जाना है, ना, और जो दरखास्तें तैयार हो चुकी हैं, बहुत सी जगहों पे 22A फाइल हो चुकी हैं, पटिशन आ रही हैं, सर वो पहिया रहने किया ना सर। आज तक चलो दिन थोड़े सौखे ने, आज थोड़े को मौका भी है, उन्होंने एड्रेस कर लो, बाद तो फिर जो तब्दील हो जाते हैं तो फिर तो मौका भी कोई नहीं। लेकिन शेख साहब ये देखिए, अब इस पर मामलात इस नहज पर चले गए हैं, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, तो आपके ख्याल में ये जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की बात है, क्या ये हो भी सकते हैं या नहीं मीडिया की स्पॉटलाइट के अंदर, और जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त मुतालबात है या पोजीशन है और जो हुकूमत की पोजीशन है? मैं ये समझता हूं कि सर इससे तो कोई दो राय नहीं है, ना कोई ये कह सकता है कि ये हमारे बंदे शहीद नहीं हुए, या हमारे बंदे मिसिंग नहीं है, या हमारे हजारों बंदे अरेस्ट नहीं है। ये तीन ऐसी पोजीशंस हैं जिससे कोई नहीं भाग सकता। आप देखे ना, पहले दिन अताउल्लाह तारड़ कहता था और इंटीरियर मिनिस्टर कहता था कि एक गोली नहीं चली, याद है आपको? लेकिन एक गोली चली नहीं थी, गोली नहीं चली, याद है सर? ठीक है, अच्छा, अब सेनेट के फ्लोर के ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है जी एरियल फायरिंग तो हुई है, और एक भी गोली नहीं चली तो एरियल फायरिंग तक पहुंच गया, यानी कि बंदूका चलियां ने, वो कहता है इंज नहीं चलियां जी, इंज चलियां जी। मेरी गल समझ रहे हो? ये वो जो जब हकायक और ये चीज एक्सपोज होगी, अनकवर होगी, तो ये इंज वाली बंदूका इंज भी साबित हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि आपके ही टॉक शोज में हम राणा साहब के साथ भी बैठते थे, मुझे याद है, हम बाकी दोस्तों बैठते थे, और वहां हमेशा ये बात होती थी कि जी आप मुज़ाकरात करें, आप बात करें, क्योंकि हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो स्ट्रीट्स पे आने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, वो भी हमारे कायमी हक था। तो अगर इमरान खान साहब ने खुद एक कमेटी बना दी है, तो वो लोग जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे ऑलरेडी मुज़ाकरात के हामी थे, मैं ये समझता हूं कि खान साहब ने उनके लिए एक दरवाजा खोल दिया है, एंड दे शुड स्टेप फॉरवर्ड इफ दे वांट टू, इफ नॉट तो तरीके साहब ने तो अपना लाए अमल ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। देखिए तरीका है ना शेख साहब, तरीका एक ये है कि बैकडोर कर लें, एक ये है कि बुला लें, कमेटियां बना दें, पार्लियामेंट में बैठ जाएं या कहीं और बैठ जाएं। आपके ख्याल में बेहतर रास्ता क्या है या क्या होना चाहिए, कहां से हल निकल सकता है?
नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि ये पब्लिकली हो, कमेटियों में हो या बैकडोर हो? आर यू आस्किंग व्हिच वन इज बेटर? जी सर मैं ये समझता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है? हम तो ये समझते हैं कि कोई बैकडोर चीज नहीं होनी चाहिए, जो हो वो अवाम के सामने हो, पब्लिक के सामने हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 12 शोधा है और 200 प्लस मिसिंग, प्रिज्यूमेबली डेड, स्टिल इवॉल्विंग। ठीक है ना सर? वो इतने मौजूद ने ते सानू तो डिफेंसिव ते होने की लोड़ कोई नहीं जे। साडे वास्ते तो यह है कि सानू तुसी इंसाफ दो और जेडे साडे जाली मुकदमात बढ़ाए ने वो खत्म करो। ठीक। और साडे जेडे और ये सिविल नाफरमानी वाले मामले पे शेख साहब, ठीक, सिविल नाफरमानी वाले मामले पे तहरीक इंसाफ कोई लचक दिखा सकती है? सर इमरान खान साहब का फैसला ना सर, इमरान खान साहब ही वापस ले सकते होते हैं। इस पार्टी में भी कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि इमरान खान का कीता हुआ फैसला बाहर बह के आप ही तब्दील कर दे। अच्छा, लेकिन शेख साहब इसमें तो ओवरसीज पाकिस्तानी कहीं अपना नुकसान कर लेंगे, पार्टी पे भी प्रेशर होगा कि इसको कामयाब बनाए, तो आपके ख्याल में ये इससे कोई रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर महदूद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि तरसीलात को महदूद करें, दिन से कि खत्म कर दें। और महदूद की डेफिनेशन भी उनकी बहन जो है जिन्होंने खान साहब के साथ डिस्कस किया, कैलकुलेशन उन्होंने की, एक मुझे भी उन्होंने उस पर डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि महदूद से खान साहब की मुराद ये है कि 10, 15, 20%। इफ यू आर सेंडिंग 100 रुपया तो सेंड 80 रुपीज, 20 रुपए रोक लें आप, 20% को रोक लें। That also is a hit of millions of dollars to a government who have, देखें 40% of तरसीलात है ना सर, वो केपीके के लोग भेजते हैं। वो केपीके के लोगों का एक गुस्सा भी है इस वक्त, और होना भी चाहिए। तो वो पाकिस्तान उतना ही है जितना कोई पंजाबी, सिंधी और बलोच है। So if they want to react on that, so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਬਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ठीक है। और शेख साहब ये जो फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की अब बात चल रही है, ये तो पीटीआई के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं है? देखें, इस पे हम बड़ी क्लैरिटी से इमरान भाई बता चुके हैं कि वो उन्होंने इंटरनल मामला जी, फौज का अपना मामला है, किसी हाउसिंग स्कीम के हवाले से बातें हुई, या अगर वो कोई ऐसा कोई उन्होंने अंदर एक कोई ट्रायल किया है या कोई ऐसा फर्द जुर्म आयद किया, तो उनका इंटरनल मामला है। अब मुस्लिम लीग नून के और बहुत से लोग इसको जो रंग दे रहे हैं, जो आप ही टॉक शोज भी सुन रहे हैं और जो तफसीलात सुन रही हैं, उस पर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ISPR से ये कह चुकी है कि आपको चाहिए कि आप क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर बात कर दें, क्योंकि ये जो आपकी जो हुकूमत यहाँ पे बैठी है, ये आप लोगों के नाम को इस्तेमाल कर रही है, बदनाम कर रही है, खराब कर रही है। Why have you allowed them to do so? कि वो ऐसे करें। कोई कह रहा है जी अब ये हो गया है, तो मतलब इमरान खान साहब को एक चीज में अटैच किया जा रहा है। नहीं, लेकिन उन्होंने सर प्रेस रिलीज में ये तो बड़ा क्लियरली लिखा कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना चार्जेस में शामिल है, फिर मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में उनसे मुतालिक एक अलहदा तहकीक जो है वो तफ्तीश चल रही है। तो बहुत सारे लोग इसको अब 9 मई के साथ ही जो है वो जोड़े हैं। ज़ाहिर बात है, नीचे उन्होंने लिखा भी है कि 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल हैं। जनरल फैज हमीद ਦੀਆਂ सियासी सरगर्मियां ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਈ ਗੁਜ਼ਰਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਕਰੋ। अच्छा जी, वजीर दिफा के बयान आप नहीं ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, तो फिर ये भी ਜਾਣਗੇ फिर जी, ये तो फिर इरादा भी पूछा जाएगा ना। सर देखो ना, वजीर दिफा जो कह रहे हैं कि हमें मतलब आप बयान निकाल लें खजर साहब का, उसमें आप देख लें कि राब्ता कैसे था। फिर आप एक तो और बहुत सी इश्यूज हैं, जब बात खुलेगी तो हम बताएंगे कि वो एक तो अपॉइंटमेंट्स ऐसी थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी, जहां सिफारशी खुद जनरल फैज थे, तो फिर जरूर जवाब देने पैणगे, तो फिर शर्मिंदा होंगे। वो चलो चल के गला कर रहे थे। अच्छा। और फिर उनका बॉस जो थे, बॉस जनरल बाजवा साहब थे, तो फिर अगर वो सरगर्मियों में थे तो वो फिर उमर अयूब साहब ने, आपने देखा अपोजिशन लीडर ने क्या कि फिर उससे पढ़ना सी ना, ठीक है ना जी। तो बहरहाल वो उनका इंटरनल मामला है। अगर साडी पार्टी का कोई ना आया खुल के, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास फोरम्स हैं, अदालतें हैं, जगह है, वहां बैठ के हम अपना वक्तव्य सामने रखेंगे कि ये बात ऐसे है। कानून तो ये कहता है सर, तो अपना वक्तव्य रख के साबित करेंगे कि ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। मिल कर वापस आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें, लेकिन दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल में उन्हें बाकायदा चार्जशीट होने के बाद अब यह मामला पाकिस्तान में मौजूद बहस बना है। क्या यह कार्रवाई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तक महदूद रहेगी या इसका दायरा तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुसूसन इमरान खान तक भी फैल जाएगा? तहरीक इंसाफ अभी तक इस मामले से दूरी इख्तियार किए हुए। आज साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि यह अच्छी बात है फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है, उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। 2 रोज पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं, फौज के अपने कवायद और कवानीन है जिसके तहत वो ट्रायल करती है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का यह कहना था कि तहरीक इंसाफ को जनरल बाजवा से ज्यादा जनरल फैज ने नुकसान पहुंचाया। उनका यह कहना था कि ISPR की प्रेस रिलीज से यह तासुर मिलता है कि फैज हमीद के मामलात से तहरीक इंसाफ की जान छूटने वाली नहीं है। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज हमीद नहीं बल्कि इमरान खान भी हैं। इस बात में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं कि फैज हमीद और इमरान खान जराइम में हिस्सादार थे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का भी कहना था कि अब इमरान खान का फैज हमीद के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज हमीद को वादा गवाह बनाना हो तो ऐसी प्रेस रिलीज और इक़दामात सामने ना आते, उन्हें वादा माफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने भी सवाल उठाया कि जो साजिश का मंसूबा बनाया गया फैज हमीद ये सब अकेले कैसे कर सकते थे? क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इल्जामात एक तरह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट है और इस चार्जशीट से क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ेंगे? और दूसरी तरफ ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं इस पर हुकूमत इन मामलात को किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए राना सनाउल्लाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर राना मुस्लिम लीग नून के। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं, अब एक तरफ बातें भी हैं दूसरी तरफ तरदीद भी है, खबरें भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड जो है वो कुछ नहीं। तो क्या नून लीग की जो क़यादत है क्या उसकी अप्रोच है, क्या इस हक में है कि ये राब्ते हों, इस तरह से कोई जो है वो बातचीत चले या मुज़ाकरात का आगाज हो? देखिए ये राब्ते जो है ना ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अब पार्लियामेंट में जब वहाँ पे मेल मुलाकात होती है, पिछले दिनों में 26वीं तरमीम के ऊपर पार्लियामानी कमेटी भी बनी थी। फिर स्पीकर्स ऑफिस, स्पीकर चैम्बर एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट साइड भी होती है, तो राब्ते तो जो है वो रहते हैं। लेकिन उन राब्तों को आप पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कह सकते या मुज़ाकरात नहीं कह सकते। राब्ते तो जब ये 24 नवंबर को आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, और ये जब थे चुंगी नंबर 26 के पास 25 तारीख की रात को, तो राब्ते तो उस वक्त भी जो है वो इनके साथ थे। तो वो राब्ते जो है वो उनकी नोयत और होती है, उनको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते। मुज़ाकरात की बात जब भी हुई है तो पीटीआई ने आज तक या इससे पहले तक तो उन्होंने कहा कि जी आप होते कौन है जी आपके साथ हम मुज़ाकरात करें, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। तो इसलिए फिर हमने ये बात करनी जो है वो छोड़ दी और हमारी तरफ भी इस बारे में रिजेंटमेंट आई कि जी आप क्यों बात करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उनको मौका देते हैं कि वो हमारी इंसल्ट करें। अच्छा। और हालांकि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज से कोई 1.5 महीना पहले इनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो खुद जाके इनकी सीट पे इनको मिले और आके उनको अच्छा वो ऑफर किया कि जी हम आपके साथ बैठने को मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठे आए बात करें मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, बाकी भी मामला जिनके ऊपर बात करनी है तो आप आए बैठे। अच्छा। लेकिन उसके बाद अपोजिशन लीडर उमर यूब साहब ने आगे से बहुत ही जो है वो अजीब किस्म का जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की। तो अब सुना है कि
उन्होंने हमारे साथ भी मुज़ाकरात का फैसला किया है। हाँ। जबकि अभी तक तो वो यही कहते रहे कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। अच्छा, ठीक तो है। अगर वो ये बात, ये मैसेज, ये पैगाम वज़ीर आज़म को पहुंचाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि PMLN ने कभी भी पॉलिटिकल, ठीक है। लेकिन राणा साहब, ये जो अगर कोई बातचीत होती है या ऐसा कोई राब्ता होता है तो उसकी मुमकिन आउटकम हुकूमत क्या चाहेगी या हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, इसमें अब मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं, मुकदमात इन्वॉल्व हैं। हाँ। उसमें कुछ मुकदमात जो है वो 9 मई के हवाले से जी, कुछ जो है वो 24 और 26 नवंबर के हवाले से हैं। हाँ। उसके बाद फिर उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ है कि उनके साथ जो है वो दादरी हुई है इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर तो फिर जब बैठ के बात होती है तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठती हैं टेबल पे तो मसाइल के हल जो है वो सामने आते हैं। जब बड़ी टेंशन थी उस वक्त भी जब मुज़ाकरात हुए थे, ये कहते थे कि जी मई में इलेक्शन कराएं, हम कहते थे जी अक्टूबर में, तो उस वक्त भी फैसला हो गया था, हल निकल आया था। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने जो है वो इनकार कर दिया। अच्छा, राइट। लेकिन राणा साहब, अब उनके तो 2 बुनियादी मुतालबात हैं। एक उनका मुतालबा धांधली है, दूसरा केसेस और रिहाई वाला मामला है, जो कि इमरान खान का खास तौर पर जो है वो उनका मुतालबा है कि उनकी रिहाई हो। तो क्या हुकूमत इससे मुतालिक कोई इन मुतालबात पर कोई लचक का मुजाहरा कर सकती है या नहीं? देखिए, मौक़िफ़ अपना हो सकता है, बात तो हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर उनका एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है, हमारा दूसरा मौक़िफ़ हो सकता है। तो बात तो जो मैंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि जी आप हमें तस्लीम करें और उसके बाद हमारे पास आएँ, ये ऐलान करें और फिर हमारे पास आए। उन्होंने कहा था कि आप आएँ, बैठें, जिस मामले पे भी बात करना चाहते हैं, राइट, वो जिस पे भी बात करना चाहते हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन हमारा भी मौक़िफ़ होगा। राणा साहब, लेकिन इसमें एक बड़ा मसला तो हुकूमती वज़रा तो यही कहते हैं कि खान साहब और उनकी जो पार्टी है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो क्या ये इसके साथ कोई तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सकती है? नहीं, देखें, ट्रस्ट वर्दी तो कोई किसी के लिए नहीं होता। हाँ। हम उनके लिए ट्रस्ट वर्दी नहीं होंगे, वो हमारे लिए नहीं है। बात तो जो होगी तो वो तो फिर पब्लिक होगी ना, जब कौम के सामने, मीडिया के सामने एक बात कर दी जाएगी कि इस पॉइंट पे हमने ये तय किया है। मिसाल के तौर पे जब ये इलेक्शन की बात हुई थी, उस वक्त डायलॉग हुआ था, तो ये तय हो गया था हम अक्टूबर से कुछ पीछे आ गए थे और इनसे ये था कि आप मई से थोड़ा आगे आ जाएं। तो कुछ दरमियान में सितंबर अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के फर्स्ट वीक में ये बात सबको मालूम है कि ये तय हो गई थी और हमारी तरफ से ये मामला जो है वो फैसला हो गया था। अच्छा। इन्होंने कहा कि जी हमें इमरान खान साहब से जो उनके गोशगुजार कर दें, बाकी तो ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है जी, आप अपनी जगह से पीछे आए हैं तो हम भी इतना आगे चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नो, मई से तो मैं एक दिन आगे नहीं जाऊंगा, मई में ही होगा। तो फिर बात जो है वो टूट गई। तो अगर ये फैसला तहरीर हो जाता पब्लिकली, कौम के सामने, मीडिया के सामने, बल्कि उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चल रहा था वहां पे जाके सबमिट हो जाता, तो फिर कोई उससे भाग सकता था। ट्रस्ट वर्दी कोई होता ना होता, अपनी बात पे तो हर किसी को कायम रहना पड़ना था। लेकिन वो फिर नहीं हुआ। तो इसलिए ट्रस्ट वर्दी वाला मामला जो है वो तो इसी तरह से होता है। राइट। लेकिन राणा साहब, इसमें अब मैं जरा आना चाहता हूँ, ये जो फैज हमीद के ट्रायल वाला मामला है, क्योंकि इस पर भी अभी बहुत बात हो रही है, कुछ आपके कॉलीग्स इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ये जनरल फैज का जो मामला है, इस पर जो कार्रवाई है, क्या आपको लगता है कि उन तक ही महदूद रहनी चाहिए या रहेगी, और लोग जो है वो भी आ सकते हैं इसकी लपेट में? क्योंकि जो है वो अगर वो ऐसा सब कुछ कर रहे थे तो वो किसी की मर्जी या मंशा उसमें शामिल होगी, डायरेक्शन शामिल होगी, तभी तो वो कर रहे थे ये सब कुछ।
देखिए जी, ये तो अब जो कार्रवाई है जी, उसके कहाँ तक वो महदूद रहेगी, ये तो फैसला वो एविडेंस करेगी, जो एविडेंस जो है वो सामने आई है। ठीक है। अब इस जो है वो प्रेस रिलीज में हाँ जो बात है वो थोड़ा यानी उसमें जिक्र तो नहीं है, उसमें बिल्कुल नहीं ये कहा गया कि फैज़ हमीद साहब के साथ फलां फलां को या बानी पीटीआई को प्रोसिक्यूट किया जाएगा जी, लेकिन उसमें जो ये पैरा है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो 9 मई से मुनसलिक पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्वस हैं और इन वाक़यात के ज़िम्मेदारान जो मज़मूम सियासी अनासर हैं अच्छा, उनके साथ इनका राब्ता है। तो यहाँ से आप इन्फर कर सकते हैं अच्छा, कि वो फिर अगर कोई मज़मूम सियासी अनासर हैं तो फिर पीटीआई हो सकता है, कोई और तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन अभी उसमें कोई जिक्र नहीं है पीटीआई का ठीक, या इमरान खान का, तो इसलिए फिर अभी ये बात आप अंदाजा कर सकते हैं लेकिन कह तो नहीं सकते। अच्छा, राइट। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों का राना साहब ख्याल है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आपके ख्याल में क्या ये मामला उस तरफ जा सकता है या इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए? देखिए जी, अगर कोई ऑफेंस जो है, अब मिसाल के तौर पे लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं जी, और बाज़ लोग जो हैं वो यहाँ से कोई नक्शे वगैरह भी उधर पास ऑन कर देते हैं या उधर से कोई चीज़ इधर ले आते हैं, जी, तो वो जब पकड़े जाते हैं बॉर्डर के ऊपर तो बिल्कुल उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, उन्हें सज़ा भी होती है और उस सज़ा की बाद में फिर जो है वो जुडिशल रिव्यू उसका होता है हाई कोर्ट में भी और अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में भी। तो मामला ये, अगर कंटोनमेंट एरियाज में फौज के घरों में घुस के आग लगाई गई है, लूट मार की गई है, हसास जो है वो हालात को वहाँ से उठाया गया है और जीएचक्यू के गेट को तोड़ा गया है, अंदर जी। दाखिल हुआ गया है, इसी तरह से पेशावर साइड पे वाक़यात हुए हैं, तो फिर अगर वो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चल रहे हैं तो फिर आर्मी एक्ट किस लिए रखा हुआ है 1952 का? तो वो एक वैलिड अच्छा। लॉ है, तो उसके तहत अगर प्रोसिक्यूशन होगी तो उसमें जो लोग मुलव्वस होंगे उनकी प्रोसिक्यूशन तो हो सकती है। अब सुप्रीम अच्छा। कोर्ट में ये मामला है, हाँ, ये फैसला हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट का ये फायदा है कि वहां पे फौरी विद इन 30 डेज जो है वो आपका फैसला हो जाना है और उसके बाद आपने हाई कोर्ट में अपील करनी है पहली, वहां पे जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, वहां पे जो है वो आपको रिलीफ अगर आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट की वजह से नहीं मिला तो वहां से मिल जाएगा और अगर आप वाकई कसूरवार हैं तो फिर आपकी सजा जो है वो बरकरार रहेगी। राइट। लेकिन इसमें राना साहब, अब आप ठीक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, लेकिन वहां पर भी आज ये सवाल उठा कि क्या सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इत्तलाक का हो सकता है या नहीं। लेकिन हुकूमत के लिए एक पॉलिटिकल इशू भी तो है, ये कहा जा रहा है कि अच्छा नहीं समझा जाएगा अगर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होता, तो फिर आपके ख्याल में इसके बावजूद ये मामला जो है वो उधर जा सकता है या जाना चाहिए? नहीं, डिसिप्लिन का इसमें कौन सा सवाल है? जुर्म जो है वो को डिसिप्लिन का पाबंद होता है। डिसिप्लिन जो है वो तो एक यानी अदारे का, इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन है ना। ठीक, बिल्कुल, वो तो उसी पे वो लागू होगा जो उस अदारे का जो है वो सर्वेंट है, मुलाजम है। ठीक। लेकिन जो मुजरम बाहर से जाके वहां पे कोई वारदात डालेगा, उसका डिसिप्लिन से क्या ताल्लुक है उसका? उसने क्यों डिसिप्लिन का पाबंद होना है? वो जुर्म करना है, जुर्म की जो नवैयत होगी उसके मुताबिक वो प्रोसिक्यूट होगा। अच्छा, ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो रहा, हाँ, ये प्रोसिक्यूशन है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है।
ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे दोनों मामला पर, मुज़ाकरात वाले इशू के ऊपर और फिर ये जनरल फैज हमीद वाले मामले के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मदारिस बिल के मामले पर जेयूआई हुकूमत से शिकवा करे। गुज़िश्ता दिनों जेयूआई फजलुर रहमान ने यह ऐलान किया था कि अगर बिल पर फौरी दस्तखत ना हुए तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी जाएगी, जबकि इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी किया जा सकता है। आज एक मरतबा फिर जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सरकार ने बात ना सुनी तो फिर सड़कों पर आएंगे। अब यह बिल का मामला कहां पर अटका हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम इस मामले को किस तरह से देखती है? असलम गौरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमे जमीयत उलमा इस्लाम के। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, आपके ख्याल में ये मामला क्या वजह है कि बावजूद कोशिश के पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों कह रहे हैं कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो रहा और आज फिर मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। हमने कल स्पीकर साहब को लेटर दिया था परसों एक, जी हमें बताया जाए क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं और आपके पास आए हैं। तो वहां से हमें ये जवाब मिला कि हम एक ही दफा इन्होंने ऑब्जेक्शन को रेज किए थे, वो भी कल भी थे, जैसे टाइपिंग मिस्टेक कहते हैं, वो हमने उसको ठीक करके वापस रिटर्न बैक भेज दिया था। उसके बाद हमारे पास बिल नहीं आया। अब प्रेसिडेंट ऑफिस कह रहा है कि हमने इस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, वो किसको भेजा है? असूली तौर पर स्पीकर को आना चाहिए, तो स्पीकर के पास तो अभी तक नहीं आया। तो हम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल में कि जब, और दूसरी बात ये कि एक ही दफा ऑब्जेक्शन रेज होते हैं, बार बार थोड़ी होते हैं, एक दफा भेज दिए फिर वापस भेज दिए फिर वापस भेज दिए, एक ही दफा रेज होते हैं। अच्छा। जब एक दफा रेज हो गए हैं और दोबारा इन्होंने क्लियर करके भेज दिया है, तो जब दोबारा जो है अभी तक स्पीकर आपस को नहीं है, तो मीन्स ये हुआ कि 10 दिन के अंदर अंदर, आपको याद होगा एक दफा ये आरिफ अलवी साहब के साथ ही जो मसला हुआ था पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान, आपको याद होगा, तो यहाँ से जब भेजा गया था तो उन्होंने साइन नहीं किया था, लेकिन 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन गया था। तो हम ये समझते हैं कि ऑटोमेटिकली एक्ट बन चुका है। अब मुझे कहाँ रखा है, इन्होंने क्या किया है, किसको रेज करके भेजे थे, अभी तक हमें इसमें कोई क्लियर नहीं मिल रहा। लेकिन ये महज टेक्निकल इशू है या इससे बढ़कर भी है? क्योंकि तासुर तो ये आ रहा था जैसे कोई टेक्निकल मामला है। देखिए, मैं समझता हूँ कि टेक्निकल मामला तो होना नहीं चाहिए। और जब हमारे पीडीएम हुकूमत की दौरान बना जो प्रेसिडेंट जी से सरबराही इजलास हुआ था तमाम हुकूमत में शामिल इत्तेहादों, जिसमें ये 5 घंटे की बहस हुई थी। अच्छा। ये पीडीएम गवर्नमेंट में, जो 16 मई गवर्नमेंट, उसमें इसको तैयार किया गया था। फिर इसकी फर्स्ट खानगी भी होगी, फिर सेकंड खानगी भी होगी। सेकंड खानगी पे फिर कहा जी को IMF का प्रेशर आ रहा है और दबाव आ रहा है, हम इसको फिलहाल नहीं कर सकते, हमें ये कहा गया जा रहा है, करेंगे तो हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है, हमारे लिए मुश्किलात होगी। तो हमने कहा चले ठीक है, ये हम पाकिस्तान है तो हम हैं, हम तो इसीलिए हुकूमत का हिस्सा ही बने हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है, तो आइंदा से ही। अब जब ये टाइम आया, 26वीं तरमीम आई, तो अब तो मुल्क भी अच्छे काम में है। आपको पता है इंडेक्स डे बाई डे गवर्नमेंट खुद कह रही बहुत ऊपर जा रहा है, और गवर्नमेंट ये भी कह रही है हमारी एक्सपोर्ट बहुत चली गई है, गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जी हमने महंगाई भी रोक दी है। तो इस सूरत में फिर हमने कहा कि ये बिल जो हमने पहले से पास किया हुआ है, इसी बिल को जो हमने और आपने बनाया था, इसको दोबारा कर दें। फिर उन्होंने इस बिल को पीपल्स पार्टी वाले अपने लीगल वकला से सबसे डिस्कस की और बिलावल हाउस कराची में ये डिस्कस हुआ 5 घंटे में, जो हमारी डिस्कस हुई उसमें ये भी शामिल था। फिर उसके बाद हम जब लाहौर आए, जाती उमरा में हमारी मीटिंग हुई, मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, मियां शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, और मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी बनफ्स नफीस बैसी थे, सदर पाकिस्तान उस वक्त थे, वो मौजूद थे। तो सबके सामने ये बात थी, सब ठीक हो गया। उसके बाद वजारत कानून ने उसको उसी तरह बनाया है जिस तरह उन्होंने 26वीं तरमीम बनाई। फिर उसके बाद इसको वजारत कानून ने ही शिक दर शिक बनाने के बाद इसको
काबीना में भेजा, फिर काबीना ने इसको पास कर दिया। जब काबीना ने पास कर दिया फिर इसको पार्लियामेंट में चला गया, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली ने पास कर दिया। लेकिन सेनेटर ने पास गौहरी साहब, हो सकता है ना वो हुकूमती मसला ना हो, रियासत का मसला हो, क्योंकि आज मौलाना ने भी इस तरफ इशारा तो उन्होंने किया, उन्होंने कहा रियासती इदारे तमाम मराहिल में हर तरह से ऑन बोर्ड थे इस सारे इशू पे, तो कहीं वहां मामला ना फंसा हो। देखिए बात यह है कि मामला नहीं फंसा हो, कौम को बताएं, हमें तो बताएं। ये जो तमाशा लगा आज दो मिनिस्टर जिन्होंने इसको वोट कर किया है, काबीना में किया है, और उलमा के अंदर इंतजार पैदा करके बढ़ाओ और बना रहे। ये तो कोई मैं समझता हूँ इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, अपने समझता अगर प्रेशर होता तो बच्चे हैं क्या बताते कानून में पास किया उसने पूरे जब काबीना में गया बच्चे पढ़ाना वहां बैठा हुआ नहीं था। अच्छा, ऐसी चीज नहीं, कुछ भी नहीं है, इनके अंदर से इसके दबाव में नया कीड़ा और नया फसूल पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, मुनासिब नहीं कर रहे और मामला बिगड़ेंगे। और 17 के हम इंतजार में है, इसके बाद हर वो रास्ता हम अख्तियार करेंगे जो आइन के अंदर हमें किया गया है। हम पूछेंगे, हम समझते कि हमें बार बार हमारे साथ एक दफा पे कमिटमेंट की है, क्या है, एक कमिटमेंट की है हमारे साथ, तो और कमिटमेंट को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर हमें हर दो रास्ता करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असलम गौहरी साहब हमारे साथ थे, तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम, और बता रहे थे इस बिल के हवाले से जिस पर जमीयत ने जो है वो एहतजाज की जो है वो धमकी भी दी है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट कुछ अहम कानूनी मामलात को देख रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत पर रिमार्क्स दिए हैं कि सिविलियंस को बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें विफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में अदालती फैसला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करार दिया गया है, दूसरे में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 यानी शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार दिया। आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज फैसले में दिया गया। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर कानून इजाजत देता तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा, एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई की FIRs की तफसीलात भी तलब करते हुए मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत कल यानी जुमे तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानब एक और अहम मामला मेंबर कौमी असेंबली आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का है, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की कौमी असेंबली की रुकनीत बहाल कर दी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 63A के तहत आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई कर दिया था, मगर दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए और अब उनकी सीट जो है वो बहाल कर दी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।